दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि लता दीदी को सभी लोग इतना प्यार क्यों करते थे? क्या इसकी वजह उनकी वो सुरीली आवाज थी या उनका सादगी भरा जीवन? शायद मुझे लगता है वजह दोनों थी, लेकिन इन सब के साथ वजह कुछ और भी थी। वो थी लता दीदी का हमारे देश के जज्बातों पर गाए हुए गाने और देश के लिए कुछ करने का उनका जज्बा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लता दीदी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से, जिन्हें सुनकर आपका लता दीदी के प्रति प्यार और सम्मान और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आप लता मंगेशकर के बारे में वो चीजें जानने वाले हैं जो इससे पहले शायद ही आपको पता होंगी। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला किस्सा, शायद आप में से अधिकतर लोगों को ये बात पता नहीं होगी, गायकी के अलावा लता जी ने राज्यसभा के सांसद के तौर पर भी देश की सेवा की थी। मैं लता दीनानाथ मंगेशकर, जो राज्यसभा की सदस्य नियुक्त हुई हूँ। लता मंगेशकर साल 1999 से 2005 तक सदन का हिस्सा रही थी। उन्हें 22 नवंबर 1999 को राज्यसभा का मनोनीत सदस्य घोषित किया गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि अपने 6 सालों के कार्यकाल में लता जी ने एक भी रुपया या पैसा वेतन के रूप में या किसी तरह के वेतन भत्ते के रूप में नहीं लिया था। इसके अलावा दिल्ली में सांसद के तौर पर मिलने वाले आलीशान बंगले को भी लता जी ने ठुकरा दिया था। इस बात का पता एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा डाली गई आरटीआई के बाद चला था कि लता मंगेशकर के वेतन से संबंधित मामले में वेतन लेखा कार्यालय से लता को भेजे गए वेतन के सभी चेक लता जी द्वारा वापस कर दिए गए थे। इसके अलावा लता मंगेशकर ने कभी भी सांसद पेंशन के लिए भी आवेदन नहीं किया था। दोस्तों, जहां हमारे नेता लोग अपना एक भी पैसा तक नहीं छोड़ते, वहीं दूसरी तरफ लता दीदी ने सांसद के तौर पर एक भी पैसा नहीं लिया था। दूसरा किस्सा, ये घटना 1983 की है। बेशक आज बीसीसीआई सबसे ज्यादा पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड है। आज भले ही वह अपने क्रिकेटरों पर रुपयों की बारिश करता हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब बीसीसीआई के पास कुछ भी नहीं था। बोर्ड की स्थिति इतनी खराब थी कि इनके पास 1983 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम को भी इनाम देने के पैसे नहीं हुआ करते थे। उस समय बीसीसीआई के अध्यक्ष एनकेपी साल्वे थे। वो चाहते थे कि वो सभी खिलाड़ियों को इनाम दें, लेकिन रुपयों की कमी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में साल्वे ने लता मंगेशकर से मदद की गुहार लगाई। आपको बता दें, लता दीदी को क्रिकेट से काफी लगाव था। फिर क्या था, लता जी ने इस खास मौके पर टीम की मदद के लिए हाँ कर दी। लता जी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक कंसर्ट किया, जिसमें भारी मात्रा में लोग वहां पहुंचे। इस कंसर्ट से 20 लाख रुपए इकट्ठे हुए और इन पैसों से 1-1 लाख रुपए तब जाकर भारतीय खिलाड़ियों को दिए गए। आपको हैरानी होगी, लता जी ने इस कंसर्ट के लिए एक भी रुपया तक नहीं लिया। तीसरा किस्सा, शायद ही किसी को ये बात पता होगी, लता मंगेशकर ने आज़ादी में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। देश की आज़ादी के वक्त लता जी की उम्र मात्र 18 साल थी और उन्होंने संगीत की दुनिया में नाम कमाना शुरू कर दिया था। आज़ादी से जुड़े कई गाने भी लता जी गा चुकी थी, जिससे भारतीय लोग काफी प्रेरित होते थे। लेकिन इन सब के अलावा भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ादी तो सन 1947 में मिल गई थी, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगालियों के अधीन था। यूँ तो गोवा की आज़ादी की भी शुरुआत 1946 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद भी ये आज़ाद नहीं हो पाया था। और महात्मा गांधी ने तमाम राजनीतिक पार्टियों से एकजुट होने का आह्वान किया ताकि गोवा को आज़ादी मिल सके। इसी दौरान लता मंगेशकर के पास संगीतकार सुधीर फड़के आए और उन्होंने कहा कि गोवा के क्रांतिकारियों के संघर्ष के लिए पैसा इकट्ठा करना है और आपको एक कंसर्ट में भाग लेना होगा। ये सुनकर लता जी तुरंत मान गई और 2 मई 1954 में पुणे में एक कंसर्ट में लता जी ने भाग लिया और यहाँ काफी मात्रा में भीड़ भी इकट्ठा हुई, जिससे उन्होंने पैसों का इंतजाम किया ताकि गोवा की आज़ादी में इन पैसों का इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा मुक्ति के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। हालांकि भारतीय सेना की कार्यवाही 11 दिसंबर को ही शुरू हो गई थी, पर 18 दिसंबर को सेना ने 3 तरफा आक्रमण पुर्तगालियों पर कर दिया था और 36 घंटों के अंदर ही गोवा के गवर्नर जनरल ने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा भारत की आज़ादी के 14 साल बाद आज़ाद हो पाया था। दोस्तों, इसी तरह लता मंगेशकर ने कई बार हमारे देश के मुश्किल वक्त में होने पर अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया था।